अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी होगा। आज एटीपी तथा NADPH का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझना तो हम सबसे आसान है। इसको आप लोग जितने ट्रिकली समझेंगे ना उतना आप लोग के आसान है, और सोचेंगे जितना इसको हार्डली समझने के लिए ना तो आप लोग के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो मैं जो समझाने वाला हूँ यहाँ पर एकदम इजी भाषा और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आप लोग एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने एटीपी यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना, और NADPH को हमने नहीं लिखा, उसको भी हम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। या एक क्या होता है, एटीपी हमारे शरीर में जब टूटता है तो एक ऊर्जा का काम करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वह ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर के प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है, हर पार्ट्स में मिलता है, ताकि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। किसी जीव को चलने या बोलने या वृद्धि करने के लिए उसे ऊर्जा सबसे जरूरी होता है। उसी प्रकार एक पौधे में भी किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, एटीपी की आवश्यकता इस पौधे में भी होती है। इसी से बना हुआ जो एक होता है NADPH, इसको बाद में जानेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो एटीपी का काम होता है, देखिए O2 होता है ना, ये O2 के बाहर वाले आवरण यानी O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाले आवरण से क्या होता है, इसका संबंध होता है। यानी जो प्रक्रिया एटीपी की होती है वो क्लोरोप्लास्ट के जो CO2 उसमें संग्रहित होता है उसके बाहर वाले भाग में यह क्या होता है, इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाले भाग में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, देखने को मिलते हैं। जबकि हम लोगों में क्या होता है, ये O2 हम लोग के शरीर के अंदर होता है, लेकिन इन लोगों में क्या होता है, पेड़ पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो जीवित रहते हैं, जबकि ऑक्सीजन की आवश्यकता हम लोग की होती है। तो यह बाहर वाले आवरण में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग को यानी क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाले भाग में स्थित होता है, ठीक है ना। जबकि इसके अंदर क्या होता है, CO2 होता है। अब यहाँ पे समझिए, जब बाहर में होता है, इसी का दूसरा भाग यह आहार या शर्करा को संश्लेषित करने के लिए कार्य करता है। यानी जो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया होती है, जो O2 है, जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाले लेयर में होता है, इसका काम क्या होता है, शर्करा का निर्माण करना, ठीक है ना। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आहार या शर्करा को संश्लेषित करने के लिए होता है, ठीक है ना। जो यह मतलब भोजन तैयार करेगा या बनाएगा, उसको ग्रहण करने के लिए, और वह एक शर्करा के रूप में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यह एटीपी टूटता है तो शर्करा का रूप में क्या करेगा, वो परिवर्तन करके और प्रत्येक पार्ट्स में उसको भेजाएगा, यानी प्रत्येक पार्ट्स में उसको क्या होगा, जाएगा, तब जाकर उसे ऊर्जा की भरपूर जो मात्रा होती है उसकी पूर्ण होती है। तो इसका काम होता है, एटीपी का सिर्फ दो ही काम होता है, पहला क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाले आवरण में स्थित होता है, और दूसरा जो होता है आहार या शर्करा के रूप में संश्लेषित किया जाता है, यानी भोज्य के पदार्थ के रूप में संश्लेषित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों ये चीज को समझिए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने इसके बारे में इसको जानने के लिए बहुत से प्रयास किए थे, ठीक है ना, बहुत से प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान नहीं सके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हमने नोट किया। सर्वप्रथम जब इसके प्रकार जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसको सर्वप्रथम चेक करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम शैवाल को लिया गया, जिसका नाम है शैवाल रेडियो एक्टिव के नाम से जाना जाता है। शैवाल रेडियो एक्टिव के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इसको लिया गया, 14 कार्बन, ठीक है। इसमें कितने परमाणु की संख्या है, 14 कार्बन है, ठीक है ना, यानी 14C यहाँ पर लिखा गया है। के अध्ययन से पता चला कि CO2 यौगिकरण है। इसका जब प्रयोग में लाया गया, इसके अध्ययन से पता चला कि CO2 क्या एक यौगिकरण है। यौगिकरण का मतलब ये होता है कि कई तत्वों से मिलकर के बना है, एक तत्व से मिलकर नहीं बना है। हो सकता है उसमें 2 तत्व मिले होंगे या 4 मिले होंगे या 3 मिले होंगे, लेकिन एक से अधिक तत्वों से मिलकर के वह बना है, ठीक है ना। तो पता चला कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या है, कई तत्वों का एक मिश्रण है, जिसमें 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल होता है, जिसमें ये 3 कार्बन जो होंगे वह अम्ल के होते हैं, ठीक है ना। वही इसमें कहा गया है कि जो जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो क्या कार्बनिक अम्ल होते हैं। इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है, और इसी प्रक्रिया को खोजने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे भी बताएंगे केल्विन चक्र क्या होता है, लेकिन पहले आप इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि सबको समझ में स्पष्ट आते चलेगा, थोड़ा भी कहीं कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहें, केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो ये तो
इससे पहले क्या नाम था, इससे पहले इसको पीजी के नाम से जानते थे, ठीक है ना। इसको ये जो केल्विन चक्र था इसको पीजी के नाम से जानते थे। अब इसमें आप लोग किताब में दोस्तों और दिया गया होगा, जो CO2 को जो प्रयोग में लाया गया, इसमें और भी दो प्रकार से प्रयोग में देखा गया। एक C3 देखा गया, एक आपको देखा गया C3 और एक देखा गया C4 देखा गया। अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें कार्बन कितने 3 होते हैं, इसमें कार्बन कितने 4 होते हैं। ये आपके प्रकाश संश्लेषण में हाई होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में लो होता है, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा मक्का उक्का का जो पौधा आप लोग देखते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषित करने में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ज्यादा ATP की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम होता है, इसीलिए तीर हमने नीचे की तरफ लगाया है और इसमें तीर ऊपर की तरफ लगाया है। अब इसमें एक सेपरेट वीडियो हम बनाकर डालेंगे जो आप लोग को और विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। बस इसमें इतना ही थोड़ा सा जानिए कि C4 में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, और C3 में जो होता है वह बहुत कम मात्रा में की जाती है, क्योंकि ये अम्ल होता है और ये भी एक अम्ल होता है, ठीक है ना। इतना तो दोस्तों क्लियर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे। तो आई होप ये पता चल गया कि ATP तथा NADPH का कहाँ प्रयोग होता है। अब ATP का तो पता चल गया, अब इसका बारे में बताएंगे NADPH का प्रयोग कहाँ में होता है और किस पर यह निर्भर होता है, किस प्रकार कार्य करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको देखिए, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि हम लोग समझ जाएंगे। S2, ठीक है ना, S2 यहाँ पर H2O नहीं रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर O2 रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 रखते हैं ताकि हमें समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर ये समझ में नहीं आता H2O और CO2 ले लेते हैं, यहाँ पर CO2 ले लीजिए और H2 तो है ही है, ठीक है ना। अब देखिए यह दोनों पर डिपेंड करता है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जल पर भी निर्भर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। इन दोनों को मिलने से इसका निर्माण होता है, ऐसे समझिएगा। जब CO2 और H2O जब मिलता है ना तो इसका निर्माण होगा, एक तरफ समझिएगा। यानी ये दोनों इस जल पर और कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या करते हैं, NADPH क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी इसका बैलेंस इधर उधर गड़बड़ाया ना तो ये भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सहयोग से तो दूसरा कुछ बनता है, ठीक है ना। इसके सहयोग से जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, वो दूसरा कुछ बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो CO2 और H2O जो बनता है तो क्या बनेगा, CH2O बनता है, यही बनेगा। यह प्रक्रिया यहाँ पर होती है। लेकिन ये जो NADPH जो होता है इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जल के ऊपर निर्भर रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर निर्भर रहता है। किस मात्रा में कब किसे जितना कितना देना चाहिए और किसे कितना नहीं देना चाहिए, सिर्फ इसका काम उतना ही होता है। एक पौधे में जल कितनी आवश्यकता में यानी कितनी मात्रा में जानी चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में जाना चाहिए, इसका नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, NADPH का होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई पौधा है उसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा कम है तो हमको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को भी पता नहीं चलेगा। तो यही निर्धारित करता है कि उसमें कितनी जल की मात्रा की कमी है उतना उसको जल दिया जाए, या कितनी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है उसको उतना पूर्ण किया जाए। तो आई होप कि ये पता चल गया कि NADPH क्या होता है और ATP क्या होता है। तो आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा कि ATP तथा NADPH का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए आप अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट हम लोग का क्या है। आइए दोस्तों अगला पॉइंट जो हम लोग का है CO2, ठीक है ना। प्रथम ग्राही क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखिए यह पहला उत्पाद था, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने जब खोज करना प्रारंभ किए थे तो जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसमें क्या था, पहला उत्पाद कौन था, C3 था। एक प्रकार क्या था, ये अम्ल था, ठीक है ना। इसे प्रथम ग्राही के नाम से जानते हैं, इसी को प्रथम ग्राही कहा जाता है जो CO2 होता है, ठीक है ना। इसे C3 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 कार्बन कंपाउंड यौगिक होता है। जब इसमें रिसर्च किया गया, देखा गया तो इसमें पता चला कि 2 यौगिक कार्बन, ठीक है ना, 2 यौगिकों का कार्बन क्या है, एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड होगा भी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखिए 2 कार्बन की खोज के लिए कम से कम कई वैज्ञानिकों ने कई साल इसमें मतलब कि समय को गवा दिया, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई रिसर्च यानी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाया था।
लेकिन वहीं पर अगर उसके बारे में जब देखा गया तो यानी 2 कार्बन को छोड़ दिया गया, क्योंकि कई बार इसके बाद प्रयोग किया गया और इसमें प्रयोग करने के बाद पता चला कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तब इसको छोड़ करके 5 कार्बन के बारे में क्या किया गया, 5 कार्बन के बारे में पता लगाया गया। तो वैज्ञानिकों ने जब 5 कार्बन के बारे में जब पता लगाने का प्रारंभ कर दिए तो इसमें वो लोग सक्सेस हो गए और इसके बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। और वह जानकारी किसके द्वारा प्राप्त किया गया, RUBP के द्वारा दोस्तों जानकारी प्राप्त किया गया, जिसको बिस्फोस्पेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यह RUBP का फुल फॉर्म होता है बिस्फोस्पेक्ट के नाम से, बिस्फोस्पेक्ट के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी प्रयोग के द्वारा 5 कार्बन के बारे में जानकारी ग्रहण करना वैज्ञानिकों के लिए आसान हो गया। एक चीज और दोस्तों आप लोग को बताते हैं, CO2 इसमें हम इसको 2 भागों में बांट कर भी समझ सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे हम आपको ले चलते हैं जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। देखिए, इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक पहला हो जाएगा आपका प्रकाशीय हो जाएगा और एक हो जाएगा अप्रकाशीय। ठीक है ना, एक प्रकाशीय संश्लेषण हो जाएगा और एक अप्रकाशीय संश्लेषण हो जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में हमने इसलिए बांट दिया दोस्तों, यह बात किसी ने नहीं बताया होगा, मैं इसलिए 2 पार्ट में बांट दिया आपको, ताकि समझने में सबसे क्या हो जाएगी, एक आसानी होगी, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रकाशीय को। प्रकाशीय अप्रकाशीय क्या होता है? प्रकाशीय वैसे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय कहते हैं। ठीक है ना, मानिए कि जो दिन का समय होता है उसमें जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उस समय जो भोजन बनता है वह सटीक बनता है और वह प्रकाश के द्वारा ही भोजन बनना की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। तो दिन में जो बनाया गया भोजन पौधों के द्वारा होता है वो क्या होता है, प्रकाशीय भोजन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। और प्रकाश संश्लेषण भोजन कैसे होता है दोस्तों, इसको समझिए। जब रात के समय क्या होता है कि रात के समय प्रकाश की जो रोशनी होती है वो नहीं मिल पाती है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है, उस समय जो पेड़ पौधे होते हैं उस समय अपने भोजन को नहीं तैयार कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अप्रकाशीय संश्लेषण कहा जाता है। यानी जिसमें प्रकाश की ऊर्जा, जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रकाशीय संश्लेषण कहा जाता है। और जिस प्रक्रिया में प्रकाश होता है उसे प्रकाशीय संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। अब रात में जो भोजन है लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो सिर्फ CO2 मिलता है और क्या मिलेगा, जल मिलता है, बाकी प्रकाश नहीं मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर दूसरे साइड में देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, थोड़ी इमेज हम बनाकर आप लोगों को समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, तना में जल होता है और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश होता है और यहाँ से क्या जाता है, CO2 जाता है। ये प्रकाशीय का हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, आप स्पष्ट समझ जाएंगे इमेज को देख करके। यहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पाया जाएगा रात में। और यहाँ पर जो जल है, जल तो मिलेगा ही और ये जो CO2 जाता है वो आपको मिलेगा ही। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए रात की प्रक्रिया होती है, ये रात और ये होता है आपका दिन। ठीक है ना, तो दिन में जो प्रकाश के परिवर्तन के द्वारा जो भोजन बनता है उसे प्रकाशीय संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाशीय संश्लेषण उसे कहा जाता है जो रातों में जो पेड़ पौधे अपने भोजन को पूर्ण रूप से बना नहीं पाते हैं उसे अप्रकाशीय कहा जाता है। इसमें प्रकाश नहीं मिलता है, बाकी जल मिलता है और इसमें CO2 मिलता है, लेकिन प्रकाश की कमी रहती है क्योंकि रात में प्रकाश नहीं मिलता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम इजी भाषा में समझाया, एकदम सरल भाषा में, एकदम थोड़ा सा आप लोग वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, आप लोग को एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।